हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 30 सितंबर से को अपना बीपीएससी का पेपर है और हमारे पास आज है 28 अगस्त। मोटा मोटा हम देखें तो केवल हमारे पास एक महीने का समय है और इस एक महीने के समय में हमारे पास ढेर सारी चीज़ें हैं रिवीजन करने के लिए। उन्हीं ढेर सारी चीज़ों में से एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग घटना चक्र वाली बुक से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आज हम लोग जो शुरुआत करने वाले हैं वो करेंगे एंशिएंट भारत के जो भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं एंशिएंट हिस्ट्री के, वहाँ से शुरुआत करेंगे। आज तक की जो भी हमारे पास बीपीएससी हुई है जिसमें कि 38वीं से लेकर 67वीं तक की इतिहास में एंशिएंट इंडिया में आए हुए प्रश्नों को देखेंगे। तो एक कोटेशन के साथ मैं अपनी बात शुरू करता हूँ कि गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में, गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो आइए बिना किसी देरी के आज के 30 क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं तेज़ी से। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे और पहले क्वेश्चन को यहाँ से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आइए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये उपलब्ध है। पहला प्रश्न ध्यान देंगे, प्राचीन भारत का अपना पहला प्रश्न है। देखिए, भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? अंजिरा से, दाम्ब सादात से, या किलीगुल मोहम्मद से, या मेहरगढ़ से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं है। एक से अधिक अपने पास ई ऑप्शन होता है। तेजी से देखेंगे इसलिए बिना समय गंवाएं ऑप्शन डी इज़ राइट, दैट मीन्स द मेहरगढ़ इज़ द राइट आंसर। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं मेहरगढ़ के बारे में। तो मेहरगढ़ वर्तमान में कहाँ पर है? तो मेहरगढ़ वर्तमान में आप देखेंगे तो बलूचिस्तान वाले प्रांत, बलूचिस्तान वाले क्षेत्र पाकिस्तान में है। और साथ ही एक चीज़ और इसमें देखने वाली है कि ये जो है पशुपालन और कृषि का यहाँ प्रारंभिक जो साक्ष्य मिलता है यहीं से मिलता है। और साथ ही ये जो टाइमिंग है वो टाइमिंग है, अब देखिए कुछ विद्वान मेहरगढ़ में पशुपालन का काल जो है 8500 ईसा पूर्व से पहले का भी मानते हैं। और नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में हम लोग किसको मानते हैं? लहुरा देव, जो संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में एक क्षेत्र स्थित है, उसे हम जो है कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य से यहाँ से हम लोग मानते हैं। तो ये सारी जानकारियाँ हैं इससे संबंधित। और ये एक बात इसमें आपको जानने लायक और है कि चावल की अगर प्राचीनतम साक्ष्य की हम बात करें तो वो कोल्डीवा प्रयागराज जिले के बेलन घाटी वाले क्षेत्र से प्राप्त हुआ है, जहाँ पर 6500 ईस्वी पूर्व में चावल की भूसी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दूसरे प्रश्न पर आइए चलते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? क्या पूरा पाषाण युग को, नवपाषाण युग को, ताम्र पाषाण युग को, या लौह पाषाण युग को? ऑप्शन सी जो है ताम्र पाषाण युग जो है, जिसका जो इसे हम लोग क्या बोलते हैं कैल्कोलिथिक युग के अंतर्गत रखते हैं, ताम्र पाषाण युग यानी तांबे और पत्थर वाले युग को। और जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों यानी औजारों का प्रयोग भी हुआ है, ऐसी संस्कृति को हम ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहते हैं। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। और तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, कहा गया है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? क्या लाल रंग का, नीला, हरा, पांडु रंग, या नीला रंग? पांडु मीन्स होता है पीला रंग। ओके, पांडु शब्द पीले के लिए यूज होता है। और जो जॉइंडिस रोग है, पीलिया रोग है, उसको पांडु रोग भी कहते हैं। तो देखिए हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः आप जानते हैं कि लाल रंग का प्रयोग हुआ है। तो आंसर ए इज़ राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन छठे प्रश्न पर आइए चलते हैं। और देखिए 6 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? हड़प्पा संस्कृति के कौन सा एक बंदरगाह है? सिकंदरिया, लोथल, महास्थान, या फिर नागपट्टनम? तो देखिए इस प्रश्न का आंसर आप जानते हैं कि लोथल जो है गुजरात में स्थित है। और ये हड़प्पा का बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। और ये भोगवा नदी के तट पर है। कौन सी नदी? ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन बी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 7वां है और 7वें प्रश्न पर आइए चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? लोथल अभी हमने देखा गुजरात में है, कालीबंगा हमने देखा जानते हैं हम लोग कि राजस्थान में है, डाबरकोट और राखी गढ़ी ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो आंसर तो इसमें से हम लोग जानते हैं
क्या होगा आंसर? आंसर की तरफ चलेंगे तो देखेंगे ए इज राइट, दैट मीन्स द लोथल जो गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है, वो इसका आंसर है। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं 8वां प्रश्न, और 8वें प्रश्न की तरफ चलिए। हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। मैं आपको बताता चलूँ, टेराकोटा मतलब होता पकी मिट्टी का बना हुआ। तो हड़प्पा कालीन स्थल किस स्थल से, क्या धौलावीरा से, बनावली, कालीबंगा या लोथल से? इस 8वें प्रश्न के आंसर की तरफ दोस्तों चलते हैं तो आप देखेंगे कि ऑप्शन जो है बी इज राइट, दैट मीन्स द बनावली इज द राइट आंसर। हड़प्पा कालीन स्थल जहाँ से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है, यानी पकी मिट्टी का बना हुआ हल प्राप्त हुआ है, वो कौन है? वो बनावली है। ठीक है, बनावली उसका राइट आंसर है। और देखिए आपको यहाँ पर थोड़ा डिटेल बताते चलें तो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 9th है, और 9th नंबर प्रश्न के आंसर की तरफ क्वेश्चन पहले देखेंगे। तो निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये तो सारे के सारे PYQ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि BPSC के एग्जाम में पिछले सालों के हिस्ट्री में कम से कम वही चीज़ें दोहराई जाती हैं, और कम से कम एंशिएंट और मिडवल में तो वही चीज़ें दोहराई जाती हैं। मॉडर्न के कुछ प्रश्नों में चेंज होते रहते हैं, अदरवाइज हमारे पास इसमें एंशिएंट और मिडवल में कुछ भी चेंज नहीं होता। बहुत ही ध्यान से देखेंगे 9th प्रश्न। निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? कालीबंगा, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, लोथल, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक? एक नई जानकारी मैं आपको बताता चलूँ इस प्रश्न को करवाते हुए कि शायद इस बार के 2023 के BPSC एग्जाम में 5 की जगह 4 ऑप्शंस ही आएंगे। ये बात मुझे खबर हुई है, मिली है। नेक्स्ट चलते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ। तो ऑप्शन ए इज राइट, दैट मीन हड़प्पन नगर जिसमें जूते हुए खेत के निशान मिले हैं वो कौन है? कालीबंगा। और कालीबंगा कहाँ पर है? तो राजस्थान में ये स्थल मिलता है, हड़प्पन स्थल मिलता है हमें। और ये किस नदी के किनारे है? ये कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि कालीबंगा किस नदी के किनारे है। मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ और आपको बताता चलता हूँ कि हड़प्पा सभ्यता स्थलों में खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल में से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं, और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा, और वहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं हमें। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार, ध्यान देंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है। गुजरात का धौलावीरा जो है वहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक विशेष शिलालेख मिला है। और साथ ही हरियाणा के फतेहाबाद जिला में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति प्राप्त हुई है। हल की एक जो है स्टैचू प्राप्त हुआ है, एक बना हुआ प्राप्त हुआ है उसकी प्रतिकृति। 10वें प्रश्न पर आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? ये हमें जो उत्खनन करता है उनसे संबंधित नाम है। क्या RD बनर्जी, KN दीक्षित सर? थोड़ा सा इसको देखेंगे, ऊपर चलते हैं और यस, तो देखिए हमारे पास उस प्रश्न को पहले हम लोग कंप्लीट करते हैं, इसके बाद आते हैं आगे। तो देखिए MS वत्स या फिर VA स्मिथ, ऑप्शन आप देख रहे हैं D इज राइट। VA स्मिथ सर का नाम हड़प्पा के स्थल से खुदाई से संबंधित नहीं है, बाकी ये सारे के सारे हमारे पास नाम हैं। तो देखिए 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया, और वर्ष 1926-27 से वर्ष 1930-33-34 में माधव स्वरूप वत्स सर ने हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे हैं ये। और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में सर्वप्रथम रूप से 1922 में राखाल दास बनर्जी सर ने किया था, और इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया था। ठीक है, और इसके बारे में अगर हम बात करें कि और कौन कौन व्यक्ति इससे संबंधित थे, तो कुछ महत्वपूर्ण नाम हमें देखने को मिलते हैं, जैसे KN दीक्षित सर, अर्नेस्ट मैके सर, ऑरल स्टीव, AN घोष, JP जोशी आदि नाम हमें इसमें देखने को मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। लेकिन यहाँ पर देखिए स्पष्ट है कि VA स्मिथ जो है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास ऊपर के कुछ प्रश्न छूटे थे, उन प्रश्नों को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से चौथा प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में से किस युग में सिंधु घाटी या सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ये चौथा प्रश्न है हमारे पास। क्या वो ऐतिहासिक काल में आता है,
प्रागैतिहासिक काल में आता है, उत्तर ऐतिहासिक काल में आता है, या फिर आद्य ऐतिहासिक काल में आता है? चौथा प्रश्न है। और ये प्रश्न कई बार आ चुका है, नॉट ओनली बीपीएससी बट अदर जो हमारे पास वनडे एग्जाम्स हैं, जो हमारे पास अदर वनडे एग्जाम हैं, उनमें भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं, आंसर की तरफ। तो दोस्तों देखेंगे, डी इज राइट, दैट मीन्स आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल ऐसे काल को कहते हैं जिसका हमें लिखित रूप में प्रमाण प्राप्त तो होता है, मतलब लिखित चीज़ें होती हैं, उसमें उसका साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन वो भाषा हम पढ़ नहीं पाते हैं, उस भाषा उस लिपि को हम पढ़ नहीं पाते हैं। इसके कारण उसे हम आद्य ऐतिहासिक में रखते हैं, पूर्ण रूप से ऐतिहासिक में नहीं रखते हैं। तो आप जानते हैं कि हड़प्पा में लिपि तो प्राप्त हुई है, जैसे अभी आपने देखा कि गुजरात वाले क्षेत्र से धौलावीरा वाली जगह से वहाँ पे 10 चिन्हों वाली जो है वो मिली है, लेकिन उससे आप देखेंगे कि उसका अभी तक पठन नहीं कर पाए हम लोग, उसको पढ़ नहीं पाए, और इसके कारण इसे आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हमारे पास नेक्स्ट 5वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? क्या पकी हुई ईंटों की बनी हुई इमारतें? क्या पकी ईंटों से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला और वस्तुकला, और उपयुक्त में से कोई नहीं? ये बताएं, तेजी से कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर बताएं, 5वें प्रश्न का। और हम लोग तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पहले इसका आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा दोस्तों। तो आंसर देखेंगे, और क्वेश्चन है 5वां, ए इज राइट, ध्यान देंगे, ए इज राइट, दैट मीन्स हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पकी ईंटों से बनी इमारतें, और इसी पैटर्न को आज तक हम फॉलो कर रहे हैं। इसी पकी ईंटों से बने हुए पैटर्न को आज तक हम फॉलो कर रहे हैं। ये बात अलग है कि उस समय 9 और 13 के अनुपात में बना हुआ 9 तेरही उसको बोलते थे, ईंटें होते थे जो पतले होते थे, चौड़े होते थे, बड़े होते थे। आज हमने उसका अनुपात चेंज कर लिया है, 3:2:1 के अनुपात में आज हमने कर लिया है, ठीक है। और हड़प्पा संस्कृति से अगर हम देखें तो सारी चीज़ें आज हम क्रमबद्ध रूप से उसी को लेकर चल रहे हैं, जैसे सड़कों का ग्रिड पैटर्न हो गया। इसके अलावा आप देखेंगे तो भगवान जो शिव का रूप है वो भी रुद्र रूप, वो भी उसी समय से चला आ रहा है पशुपतिनाथ के रूप में। और इसी तरह की चीज़ें हम लोग लगातार जो हड़प्पा सभ्यता में थी वही सारी चीज़ें हम लोग आज भी देख रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें, आप कुछ भी परिवर्तन नहीं दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 7वें प्रश्न पर हम लोग चलेंगे और देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। ये हमने देख रखा था, आंसर था लोथल। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, और 8वें प्रश्न को देखिए, हड़प्पा कालीन स्थल टेराकोटा वाला हो गया था आंसर, ये भी बनावली हो गया था, ठीक है। आगे चलते हैं 9th नंबर क्वेश्चन को देखिए। 9th नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हड़प्पन नगर जूते हुए खेत के साक्ष्य, ये भी हमने देख लिया था, क्या था, जूते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले थे, कालीबंगा से मिले थे। और 10वें प्रश्न पर आ गए, 10वां भी हमने कर लिया था, तो 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया दोस्तों। अब हम चलेंगे 11th नंबर क्वेश्चन की तरफ, और 11th नंबर क्वेश्चन इस पार्ट में दिया हुआ है, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। और रात के समय है अभी, और रात के समय अपना प्रभाव दिखा रहे हैं कुत्ते लोग। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत जगह आया हुआ है। तो बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। दूसरी बात कि मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था ये, या फिर वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी, या उपयुक्त में से कोई नहीं, ये बात है। 11th प्रश्न पूछा गया है। और मैं आपको बताता चलूँ कि बोगज कोई, या जिसे हम एशिया माइनर बोलते हैं, यहाँ से वैदिक देवताओं के नाम प्राप्त हुए हैं यहाँ के अभिलेख से। और ये जो क्षेत्र है आज के समय में एनातोलिया पठार पर मिलता है, जो कि तुर्की और ईरान की सीमा पर है, या कुछ कहीं अधिकतर जगह आप देखेंगे तो इसका आंसर तुर्की मिलता है, और कुछ कुछ जगहों पर ईरान भी इसका आंसर मिलता है। 12th नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। और एक चीज़ और देख लीजिए, इसमें क्या है, ये 14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का अभिलेख है, और इसमें जिन देवताओं के नाम मिलते हैं उनमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवताओं का नाम मिलता है। और ये वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत में आए होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है।
12th नंबर क्वेश्चन पर आइए दोस्तों, देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है प्रसिद्ध 10 राजाओं के युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था। तो आप जानते हैं परुष्णी, डी नंबर जो है इसका आंसर सही होगा। परुष्णी या रावी नदी के किनारे पर 10 राजाओं के युद्ध हुआ सुदास के साथ, और सुदास ने उन 10 राजाओं के युद्ध संधि जो ग्रुप था उसको परास्त करते हुए भारत भूमि पर शासन करने की शुरुआत की। चलिए इस प्रश्न को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो 10 राग युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी वर्तमान में रावी नदी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भरत कुल के राजा कौन थे? सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया। और इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन कौन कौन से ग्रुप लड़ रहे थे? तो ध्यान देंगे, अनु, दुहु, यदु, पुरु और तुरस, ये जो है 5 जन एक तरफ थे तथा और 5 लघु जनजातियों का समूह भी था। और इन 10 से राजा कौन लड़ रहा था? सुदास। और उसके पुरोहित कौन थे? जिसके पुरोहित कौन थे? विश्वामित्र। ठीक है, ये प्रश्न हो गया और बहुत महत्वपूर्ण ये घटना थी। इस घटना ने पूरे इलाके के ज्योग्राफी के साथ ही जो है कल्चर को चेंज किया, क्योंकि सुदास का शासन आ चुका था और सुदास ने इन बड़ी जनजातियों और बड़े जो है ग्रुप्स को, आर्यों के ग्रुप को परास्त किया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन देखें। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? सोम देवता को कौन समर्पित है? क्या वो 7वां है, 8वां है, 9वां या 10वां है? और बहुत महत्वपूर्ण है। और आप जानते हैं सोम रस के बारे में, मुजमंत पर्वत से प्राप्त होने वाली औषधि को सोम रस के रूप में यूज किया जाता था। ये बहुत महत्वपूर्ण है सोम देवता के बारे में। तो 9वां मंडल है, ऋग्वेद का 9वां मंडल है जो सोम देवता को समर्पित है। और इस 9वें मंडल की खासियत यह है कि सोम देवता के बारे में इसमें काफ़ी कुछ जिक्र किया गया है। आगे चलेंगे ज़रा, तो देखिए ज़रा क्या कहा गया है इसमें। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, हम सभी जानते हैं, और 9वें मंडल के सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित हैं। सभी 9वें मंडल में कितने मंत्र हैं? तो मंत्रों की संख्या 114 है और सभी सोम को समर्पित हैं। और सोम आर्यों का मुख्य पेय था जिसे मुजमंत पर्वत से प्राप्त किया जाता था। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है। और ये 4 वर्ण कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों है, इस क्वेश्चन को देखेंगे, 14th नंबर क्वेश्चन है और इसको देखिए। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? अभी जस्ट हमने देखा कि पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवता सोम को समर्पित है। तो ये सोम और सोम तथा इस पे के नामकृत देवता, ऑप्शन डी इज राइट, ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, आगे चलिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, नॉट ओनली बीपीएससी, सभी वनडे एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गायत्री मंत्र किस पुस्तक में से मिलता है? और हम सभी जानते हैं कि ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और गायत्री मंत्र क्या है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये जो है ये गायत्री मंत्र है। और इस गायत्री मंत्र की खासियत ये है कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद में लिखित है और इसके रचनाकार कौन है? विश्वामित्र जी ने इसकी रचना की है और ये ऋग्वेद के 3 मंडल में वर्णित है। तो ये आपने 15वां क्वेश्चन देख लिया। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, और देखिए भारतीय दर्शन के परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, जिसमें अणु और परमाणुओं के बारे में साफ तौर पर लिखा गया है? क्या वो योग, न्याय, सांख्य, वैशेषिक या उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? कौन से भारतीय दर्शन ने? तो मैं आपको बताता चलूं, वैशेषिक नाम का जो भारतीय दर्शन है उसमें जो है उन्होंने अणु और परमाणुओं की बात की थी आज से हजारों साल पहले। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो देखिए वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से होता है और महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रणेता हैं, प्रवर्तक हैं। तो वैशेषिक दर्शन किसने शुरू किया? महर्षि कणाद ने। 17 नंबर क्वेश्चन पे आइए दोस्तों, और बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? चूंकि हम बीपीएससी देख रहे हैं तो विशेष तौर पे ये प्रश्न आना ही आना है। कुंडग्राम में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में या मगध में? तो भगवान महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ होता है, ये प्रश्न है आपके लिए। और बहुत ही अच्छा प्रश्न, और आंसर आप देख रहे हैं आपके सामने है, कुंडग्राम में हुआ था। और ये कुंडग्राम कहाँ था? तो वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। आंसर ए इज़ राइट। अगर ए नहीं होता तो डी होता। आगे चलिए, तो देखिए भारतीय जो हमारे महान विद्वान, एक महान हमारे संत
महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की जो है वो सिस्टर थी, बहन थी। तथा उनके पिता जो थे सिद्धार्थ, वो ज्ञातक क्षत्रियों के प्रधान थे, या ज्ञातक क्षत्रियों के जो संघ था उसके वो प्रधान थे। और उनके बड़े भाई नंदवर्धन थे। और आपको कुछ चीज़ें और मिलेंगी थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाली, तो आइए उस बात को भी देख लेते हैं क्या कन्फ्यूजन वाली चीज़ है। कहा जा रहा है कुछ एनसीईआरटीज़ में महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईस्वी पूर्व मांगना जाता है, परंतु सही जन्म की जो तारीख है वो 599 ईस्वी पूर्व ही है, सही होगी। ठीक है, तो ये प्रश्न हो गया। आगे बढ़ें, ये हमने देख लिया कौन सा क्वेश्चन 17। आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 18 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे तो इधर होगा, यस ये रहा 18 नंबर क्वेश्चन। और देखिए, तो महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? क्या राजगीर में, पावापुरी में, सांची में, या फिर समस्तीपुर में? ये प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बताइए, महावीर जैन की मृत्यु, महावीर स्वामी जो हैं, महावीर जैन की मृत्यु कहाँ हुई थी, किस नगर में हुई थी? क्या राजगीर में हुई थी, क्या पावापुरी में हुई थी? तो आपको आंसर की तरफ लेकर चलता हूं दोस्तों। और देखिए, ऑप्शन सी इज राइट, पावापुरी इज द राइट आंसर। पावापुरी इज द राइट आंसर, जहां पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी। और आप सभी जानते हैं कि भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, यानी इनसे पहले भी 23 तीर्थंकर जैनों की परंपरा में आ चुके हैं। और उनमें से नेमिनाथ, अरिष्टनेमी, इस तरह के बहुत सारे नाम हैं। ऋषभदेव का आपने नाम सुना होगा। और ऋषभदेव कौन है? ऋषभदेव पहले जो है तीर्थंकर हैं, और आदिनाथ या ऋषभदेव, और उन्हीं के बेटे का नाम है बाहुबली, और उनके बेटे का नाम है भरत। ठीक है, जिनके नाम पर जैनों की परंपरा में माना जाता है कि उन्हीं के नाम पर भारत का देश का नाम पड़ा। तो देखिए, महावीर स्वामी के जन्म हमने जानते हैं कि 599 ईस्वी पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। जिनके पिता ज्ञातक क्षत्रियों के, सब ये सारी चीज़ें हम जानते हैं कि उनके प्रधान थे, और वज्र संघ का एक प्रमुख सदस्य थे ये लोग, जो कि ज्ञातक क्षत्रिय जो थे, वो संघ जो था वो वज्र संघ का एक प्रमुख सदस्य था। और 527 ईस्वी पूर्व में लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप पावापुरी नामक स्थान पर इन्होंने अपना शरीर त्यागा है। आगे बढ़ेंगे, 19वां प्रश्न है हमारे पास। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपको आंसर पहले दिख जाता है, सॉरी, अब कोशिश करेंगे नहीं दिखे। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? क्या जमाली था, क्या योसुद था, विपिन या प्रभास था? तो भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य था वो उन्हीं का दामाद जमाली था। ठीक है, सो आंसर इज ए। और देखिए, यहाँ थोड़ी सी हम डिटेल में देखेंगे तो भगवान महावीर का जन्म जो है क्षत्रिय वंश में हुआ था। ठीक है, और सिद्धार्थ के यहाँ उनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ 599 ईस्वी में हुआ था। उनकी माता का नाम यशोदा था, और प्रियदर्शना नाम की उनकी एक बेटी हुई। उनकी जो पत्नी थी वो यशोदा थी, और प्रियदर्शना नाम की उनकी एक पुत्री हुई। और उस पुत्री का विवाह उन्होंने जमाली नाम के एक क्षत्रिय से किया, जो बाद में महावीर का अनुयायी बन गया। हालांकि ये बात अलग है कि यह उनका प्रथम शिष्य था। और साथ ही एक बात और कि जमाली ने बाद में क्या किया, जमाली ने बाद में महावीर का ही विरोध कर दिया, और बहुरतवाद नाम के एक संप्रदाय की शुरुआत उसने स्वयं की। और 11 अन्य प्रधान शिष्य, जिन्हें गणधर कहा जाता था, उनके 11 अन्य प्रधान जो शिष्य थे उनमें कौन कौन थे? इंद्रभूत, अग्निभूत, वायुभूत, ये तीनों भाई थे। आर्यव्यक्त, सुधर्मन, मंडिक पुत्र, और मौर्यपुत्र, अकमित, अचल, मैत्रेय, प्रभास, ये सारे के सारे उनके शिष्य थे। ये आपने देखा। 20वां प्रश्न देखिए दोस्तों, कौन सबसे महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ है? कहलाता है 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व, 14 उपपूर्व। ये जो है सभी के सभी, पहली चीज़ तो ये जानिए कि ये सारे के सारे जैन ग्रंथ हैं। अब इनमें सबसे जो है पूर्वकालिक, सबसे पुराना कौन सा जैन ग्रंथ है? तो आपको मैं इसका आंसर बताता चलूँ। आंसर इज सी, 14 पूर्व नाम से जैनों का सबसे जो है प्राचीन ग्रंथ 14 पूर्व है। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल देखते हैं। तो 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है, और अंतिम जो नंद राजा था के समय में संभूत विजय और भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। किस संघ के? जैन संघ के। और यही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय को जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। और 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था, या प्रथम जैन संगीति में किया गया था।
आगे चलते हैं और एक चीज़ और, प्रथम जैन संगीत का आयोजन जो किया गया था दोस्तों, वो किया गया था पाटलिपुत्र में। और द्वितीय जैन संगीत का आयोजन कहाँ किया गया था? तो वो किया गया था गुजरात के वल्लभी में। ये एक्स्ट्रा आपको जानकारी दे रहा हूँ। चलिए प्रश्न है हमारे पास 21, ध्यान देंगे। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ दिया था, किस स्थान पर दिया था? हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के सारनाथ वाले इलाके में, जो कि कौशाम्बी के जो कि हमारे पास कहाँ पर स्थित है? जो कि हमारे पास आप देखेंगे, जस्ट 1 मिनट, एक मिनट रुकेंगे आप लोग। आज की क्लास को यहीं 20 क्वेश्चन पे रोकते हैं। कल से हम लोग अभी फिर से देखेंगे आगे। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।